दोस्तों, जिस बाजार में रोजाना रौनक बिखरी रहती थी, उसी बाजार में उस दिन चीखें गूंज रही थी। भीड़ के बीच एक लड़की फटे हुए कपड़े में रोती सिसकती जा रही थी। बाजार के लोग दम साधे ये मंजर देख रहे थे। तभी वहाँ उसका भाई पहुँच जाता है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर उसकी सांसें थम जाती है, धड़कन की गति तेज हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस बार बार उसके भाई को कह रही थी, तुम FIR दर्ज कराओ, मैं उन गुंडों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। लेकिन भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पुलिस वाले से कहता है, सर मुझे पंगा नहीं लेना, वो गुंडे हैं, उनके खिलाफ मुझे कोई FIR दर्ज नहीं कराना। और वो अपना शर्ट खोलता है, अपने बहन को वो शर्ट उड़ाता है और बहन को लेकर अपने घर चला जाता है। पुलिस बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम FIR दर्ज करो, लेकिन वो नहीं मानता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो है बदला, बदला और बदला। आइए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आखिर उसकी बहन को किसने इस हालत में पहुंचाया, किसने उसके कपड़े फाड़े, किसने उसकी भरी बाजार में बेइज्जती की, और भाई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, वो क्या चाहता था। पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम की है। तिरुवनंतपुरम में एक चलाई बाजार है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ सभी तरह के सामान सस्ते दामों में मिल जाते हैं और पर्यटक का एक आकर्षक केंद्र है। और उसी बाजार में एक भाई बन रहा करते थे। उनका वहाँ पर पुश्तौनी घर था। भाई का नाम था विजय राघवन और बहन का नाम था लक्ष्मी। दोस्तों, जब भाई 14 वर्ष का था और बहन 12 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता केदारनाथ की यात्रा पर गए, लेकिन आज तक वो लौट के नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उनके रिश्तेदारों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। आखिरकार दोनों भाई बहन मन मारकर भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, समस्या उत्पन्न हो गई थी, घर कैसे चले। आखिर खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े तो पहनना पड़ेगा। घर में जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे थे, कुछ दिन तो दोनों भाई बहन का काम चल जाता है, कुछ दिन उनके रिश्तेदार उनकी मदद करते हैं, लेकिन कब तक। धीरे धीरे उनके सारे जानने वाले, सारे रिश्तेदार उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब दोनों भाई बहन डिस्कस करने लगते हैं कि भैया आखिर घर कैसे चलेगा। उसका भाई, जो कि विजय राघवन नाम था, वो बोलता, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से न कुछ कमा के पैसे लाऊंगा और तुम्हारा और अपना दोनों का आराम से ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी। और दोस्तों, विजय राघवन काम की तलाश में निकल जाता है। दर दर भटकता है, दर दर ठोकरे खाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं दे रहा था, क्योंकि उम्र उसकी महज 14 वर्ष थी और नाबालिग बच्चे को कोई काम नहीं देता। सबको सरकारी प्रक्रिया में फंसने का डर लग रहा था। आखिरकार थक हार कर वो घर आ जाता है। अब बड़ा ही मायूस हो जाता है और अपनी बहन लक्ष्मी को बोलता है कि बहन, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। लक्ष्मी बोलती है, भैया निराश मत हो, कल फिर जाना, कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता जुगाड़ जरूर निकल जाएगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, दूसरे दिन विजय राघवन फिर काम की तलाश में जाता है। तभी उसके एक जानने वाले, जो कि उसके पिता को भी जानते थे, वो उसकी मदद करते हैं और उसको एक चाय की दुकान में रखवा देते हैं। दोस्तों, विजय राघवन का काम हो गया था चाय की केतली लेना और कप लेना, और बाजार में घूम घूम कर जितने भी वहाँ व्यवसाय करने वाले लोग थे, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़ा बेच रहा था, कोई बर्तन बेच रहा था, जो भी कोई फल बेच रहा था, सबको घूम घूम कर चाय पिलाना। अब दिन भर में विजय राघवन कई ट्रिप जाता था, उन्हें चाय पिला के लाता था और फिर पैसे कलेक्ट करके लाता था। और इस काम से उसका मालिक भी, चाय वाला, काफ़ी खुश रहता था, क्योंकि विजय राघवन काफ़ी मेहनती लड़का था और इस डर से भी मेहनत वो कर रहा था कि अगर यहाँ काम छूट गया तो कोई उसे काम भी नहीं देगा। अब धीरे धीरे बाजार में लोग विजय राघवन को जानने लगे थे। दोस्तों, ऐसे ही करके समय बीतते जाता है और 2 साल समय और बीत जाता है। अब विजय राघवन 16 वर्ष का हो गया था, उसकी बहन लक्ष्मी 14 वर्ष की हो गई थी। तभी एक दिन वो मार्केट में चाय पिलाने के लिए जाता है। तभी उसके पिता को जानने वाला एक दोस्त उनका बोलता है कि विजय, तुम अपना धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते हो। इस मार्केट में तुम्हारा अपना घर है, पुश्तौनी घर है, तुम उसी घर में चाय बनाना शुरू कर दो। तुम 2 साल से चाय बेच रहे हो, तुम्हें चाय बनाना तो आ ही गया होगा। वो बोलता, हाँ अंकल, चाय बनाना तो मैं सीख लिया हूँ, अब मैं ही चाय बनाता हूँ। और दोस्तों, ये बातें विजय राघवन के दिमाग में घर कर जाती है। शाम को घर आता है, अपनी बहन लक्ष्मी को बोलता है, क्यों ना हम लोग अपना काम शुरू करें। तब तक दोनों के पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए थे। उसकी बहन लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और दोस्तों, दूसरे दिन अपने ही घर में वो चाय बनाने का सारा व्यवस्था कर लेता है और बाजार में लोग उसे जान चुके थे। अब वो चाय की केतली लेकर
कप लेकर बाजार में बेचने लगा चाय। अब वो अपना काम करता था। अब दोस्तों चाय की केतली लेकर, कप लेकर पूरे बाजार में घूम घूम कर सबको चाय पिलाने लगा। अब वो नौकर नहीं था, अब वो मालिक था और वो अपना काम कर रहा था। शाम को जब उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं तो विजय बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसकी पहली कमाई आई थी, अपनी मेहनत की कमाई आई थी। धीरे धीरे दोस्तों उसका धंधा चल निकलता है, क्योंकि लोग उसे जानने लगे थे, उसके पिता को भी लोग जानते थे और कुछ दयाबश भी उससे चाय पीते थे कि लड़का अनाथ है। अब धीरे धीरे विजय और लक्ष्मी दोनों मिलकर दुकान को बढ़ाने लगते हैं, उसमें कुछ आइटम और भी रखने लगते हैं। इसी क्रम में दोस्तों लक्ष्मी उसी किनारे पर फल बेचने लगती है और चाय का दुकान भी देखती थी। विजय जब चाय पिलाने जाता था, लक्ष्मी दोनों दुकान देख लेती थी और चाय बनाना लक्ष्मी की जिम्मे था। लक्ष्मी खुशी खुशी चाय भी बनाती थी और फल भी बेचती थी। दोस्तों उस चलाई बाजार में एक गुंडा भी था जिसका नाम था अहमद कुट्टी। अहमद कुट्टी बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जिसके दुकान पर वो चला गया, उसके दुकान पर वो कुछ न कुछ सामान ले लेता था और पैसे नहीं देता था, और पैसे मांगने पर उसे झगड़ा करता था। बाजार में लोग उसे जानते थे, कोई उसका मुंह नहीं लगता था, सब जानते थे ये बहुत ही बेकार आदमी है। और उसके 3 आवारा दोस्त भी थे जिनका नाम था अशरफ, शकील और इब्राहिम। ये चारों की आवारागर्दी उस बाजार में बोलती थी। लोग कीचड़ में पत्थर डालने से डरते थे और जानते थे ये चारों कचड़े लोग हैं, इनसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। और बिजनेसमैन आदमी ऐसे ही झगड़ा झंझट नहीं करता है दोस्तों। अब दोस्तों इब्राहिम कुट्टी की नज़र लक्ष्मी पर पड़ती है। लक्ष्मी देखने सुनने में काफ़ी सुंदर थी। अब धीरे धीरे इब्राहिम कुट्टी लक्ष्मी से नज़दीकी बढ़ाने लगता है। उसकी दुकान बनने लगता है चाय पीने, और चाय पीने के साथ साथ वो फल फ्रूट भी खरीद लिया करता था। कुछ दिन तो वो पैसे देता है, उसके बाद वो उधारी सामान लेने लगता है। अगल बगल के दुकानदार उसको बताते हैं कि बेटी लक्ष्मी, ये लड़का ठीक नहीं है, ये तुमसे उधार ले जाता है, ये पैसे नहीं देगा। दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है। लगभग 1 महीने बीत के दोस्तों, और करीब करीब 2-2.5 हज़ार रुपये उधारी फल के हो गए थे। अहमद कुट्टी दुकान पे आता था, उसे उधारी फल लेता था, और फिर वो चारों आवारा दोस्त अशरफ, इब्राहिम, ये सब मिलके खाते थे उसको। अब उनके लिए एक फ्री का सौदा हो गया था। जब दोस्तों 1 महीना हो जाता है, 2-2.5 हज़ार रुपये कर्ज हो जाता है, लक्ष्मी बोलती है अब मैं उधार नहीं दूंगी, तुम्हारे पास पहले के भी बहुत सारे पैसे हो गए हैं, सारा पैसा चुकता करो, फिर मैं तुम्हें अगला उधार दूंगी, क्योंकि मुझे फ्रूट भी लाना है और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दोस्तों इस बात से अहमद कुट्टी काफ़ी चिढ़ जाता है। तभी तो वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता ठीक है तुम्हारे पैसे दे दूंगा, आज मुझे फल दे दो। लक्ष्मी उसे फल दे देती है। दोस्तों दूसरे दिन अहमद कुट्टी फिर आता है लक्ष्मी दुकान पर, उसे उधारी का फल मांगने। लेकिन लक्ष्मी उस दिन साफ मना कर देती है कि अब मैं तुम्हें फल उधारी नहीं दे सकती। दोस्तों इस बात से वहाँ पर बकझक शुरू हो जाता है और लक्ष्मी को भला बुरा कहने लगता है। तभी लक्ष्मी का भाई विजय राघवन आता है और वो अहमद कुट्टी को वहाँ से डांट डपट कर भगा देता है। दोस्तों ये पहला वाकया था जब अहमद कुट्टी को दुकान से भागना पड़ा था, क्योंकि विजय राघवन भी काफ़ी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति था और अहमद उससे उलझता तो पिटाई कर देता उसकी। दोस्तों उस वक्त तो अहमद कुट्टी वहाँ चला जाता है, लेकिन ये बात उसे नागबार गुजरती है और वो बदला लेने के ठान लेता है। दोस्तों 8-10 दिन हो जाते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। इधर अहमद कुट्टी एक प्लानिंग तैयार करने लगता है अपने 3 आवारा दोस्तों के साथ मिलकर। जैसा कि मैंने आपको पहले उसका नाम बताया था, अशरफ, शकील और इब्राहिम, 3 उसके आवारा दोस्त थे। चारों मिलकर वहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं और प्लानिंग बैठाते हैं। बोलते हैं विजय राघवन ने उसकी बेइज्जती की है और ये बेइज्जती लक्ष्मी की वजह से हुई है, इसलिए लक्ष्मी से बदला लेना तो उनका हक बनता है। और दोस्तों चारों मौके की ताक में रहने लगते हैं। जैसे ही विजय राघवन चाय का केतली और कप लेकर बाजार में निकल जाता है सबको चाय पिलाने के लिए, तभी अहमद कुट्टी 3 आवारा दोस्तों के साथ वहाँ आ धमकता है और लक्ष्मी से फल उधार मांगने लगता है। हालांकि उसका इरादा फल लेने का नहीं था, आज वो झगड़ा करने आया था। जब लक्ष्मी साफ साफ मना कर देती है, उसके आवारा दोस्तों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी गुस्से में आकर उसके एक दोस्त अशरफ को थप्पड़ मार देती है। दोस्तों इस बात से अशरफ और अहमद कुट्टी काफ़ी चिढ़ जाते हैं और लक्ष्मी के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अब लक्ष्मी बाजार में भागने लगती है, उसके पीछे 4 गुंडे पड़ गए थे। कोई थप्पड़ मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, कोई कपड़े फाड़ रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, सिसक रही थी, लेकिन मार्केट में उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता है। दोस्तों उसके शरीर पर कपड़े फटते जा रहे थे, शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसकी शर्म से आंखें उठ नहीं रही थी, वो किसी को देख नहीं पा रही थी, चीख रही थी, बस चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वही बाजार था दोस्तों जहाँ रोज़ रौनक बिखरी रहती थी, और आज उसी मार्केट में चीख चिल्लाहट गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता है। तभी अहमद कुट्टी सबके सामने उसे चेतावनी देता हुआ वहाँ से चला जाता है कि दोबारा
अगर हमारे साथ बदतमीजी की तो ऐसे ही अंजाम भुगतने पड़ेंगे या इससे बुरा अंजाम हो सकता है। तभी किसी भले मानुस ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वहाँ आ जाती है, लेकिन बयान देने के लिए कोई वहाँ तैयार नहीं था। तभी उसका भाई विजय राघवन को भी पता चलता है उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। वो भी चाय की केतली और कप फेंक कर दौड़ा भागा वहाँ पे आता है और वो अपनी बहन की हालत देखकर एकदम सन्न हो जाता है, जड़ हो जाता है। उसकी सांसें रुकते रुकते बच जाती है, धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है, उसके नसों में खून का उबाल आने लगता है। वो लोगों से पूछता है लेकिन लोग बताने से कतराते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे बात सब पता चल जाती है कि अहमद कुट्टी, अशरफ, शकील और इब्राहिम चारों मिलकर उसकी बहन के साथ गलत हरकत किए हैं। तभी पुलिस का इंस्पेक्टर आता है और बोलता है तुम उन चारों के खिलाफ FIR लिखाओ, मैं उन चारों को पकड़कर जेल में डालूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे विजय राघवन ये बात सुनी नहीं हो, दोबारा पुलिस वाले बोलते हैं कि विजय तुम एक कंप्लेन लिखाओ। लेकिन विजय मना करता है, बोला नहीं साहब, हम गरीब आदमी हैं, चाय बेचते हैं, मैं उन गुंडों से मुकाबला नहीं कर सकता, उनके खिलाफ FIR नहीं लिखा सकता। मैं अपनी बहन को समझा दूंगा और उन गुंडों को भी समझा दूंगा, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। पुलिस के लाख कहने पर, बार बार कहने पर भी विजय राघवन कंप्लेन नहीं लिखाता है। अपना शर्ट खोलता है और अपनी बहन को उड़ा देता है, उसे लेकर अपना घर चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में अपने बहन के साथ किए गए अनैतिक कर्मों का बदला चल रहा था। और दोस्तों उन चारों से वो बदला लेने का ठान लेता है। दोस्तों शाम होती है, उसकी बहन ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। विजय खाना बनाता है और बहन को बोलता है, बहन तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारा ये हालत की है उसका मैं वो हालत करूँगा, ऐसा हालत करूँगा इसी भरे बाजार में जहाँ लोग तुम्हें देख रहे थे, आज के बाद लोग तुम्हारे ऊपर नजरें भी नहीं डालेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें आंख उठा के भी देख सके। दोस्तों लक्ष्मी अपने भाई का रौद्र रूप देखकर काफ़ी डर जाती है, बोलती नहीं भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने माता पिता को तो पहले ही खो दिया है, अब आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं आपको नहीं खोना चाहती। लेकिन विजय राघवन बोलता है नहीं, वो भाई क्या जो बहन का अपमान का बदला ना ले, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए, मैं उन चारों को सबक जरूर सिखाऊंगा। उसे एक फ़ायदा और भी होगा, इस मार्केट में जो गूंगे बहरे का मार्केट है, यहाँ दोबारा तुम्हारे पर कोई बुरी नज़र डालने का हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों विजय प्लानिंग बनाने लगता है, एक मजबूत सा अच्छा धारदार चापर लेके आता है। अब दोस्तों वो चापर को अपने कमर में शर्ट के नीचे खोस लेता है। अब वो चाय की दुकान पर ध्यान नहीं देता था, अब वो चारों को तलाश कर रहा था कि अहमद कुट्टी और उसके दोस्त कहाँ मिलेंगे। और दोस्तों देखते ही देखते 3-4 दिन बाद ही उसे शकील दिख जाता है मार्केट में। फिर क्या था, विजय राघवन उसे दौड़ाने लगता है। शकील कुछ समझता और भाग पाता, तब तक विजय राघवन चापर निकालता है, उसके हाथ काट देता है। शकील दर्द से चिल्लाते वहीं पर गिर जाता है। तभी विजय राघवन उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। शकील अब पैरों से उठकर भागना ही चाहता था कि विजय राघवन ने उसका एक पैर भी काट दिया। अब बोला तुमने इसी गंदे हाथ से मेरी बहन को छुआ था, अब दोबारा तुम किसी लड़की को छूने के लायक नहीं रहोगे। तभी दोस्तों शकील को बचाने के लिए इब्राहिम आ जाता है और इब्राहिम की तलाश तो विजय राघवन कर ही रहा था। इब्राहिम कुछ समझता, सोचता या बीच बचाव करता, उससे पहले ही विजय राघवन का चापर चलता है और इब्राहिम का सर धड़ से अलग हो जाता है। दोस्तों मार्केट में हाहाकार मच गया। दोस्तों वहीं पर एक दुकान के अंदर अहमद कुट्टी और अशरफ भी बैठे हुए थे। जैसे ही शकील और इब्राहिम का ये हालत देखते हैं, वो दुकान से निकलकर भागना ही चाहते थे। तभी विजय राघवन की नज़र अहमद कुट्टी पर पड़ जाती है। वो उसके पीछे दौड़ता है और जोर से चापर चलाकर उसको फेंक मारता है। चापर जाकर सीधे उसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी के बीच धंस जाती है और अहमद कुट्टी मुंह के बल भरे मार्केट में गिर जाता है। विजय राघवन वहाँ पहुँचता है, अपना चापर उसकी पीठ से निकालता है और जोर का प्रहार उसके सिर के ऊपर करता है और सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ब्लड की धार वहाँ बह निकलती है। वो बाजार जहाँ पर उसने अपनी बहन की बेइज्जती देखी थी, वही मिट्टी वह खून से लाल हो जाती है। लेकिन लोग अब भी मौन व्रत धारण किए हुए थे, कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। अब बारी थी अशरफ की। दोस्तों ये मंजर देखकर अशरफ भय से थरथर कांपने लगता है। उसके पैरों में इतनी जान नहीं बची थी कि वो भाग पाए। वो सीधा आकर विजय राघवन के पैरों में गिर जाता है कि विजय भैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा। दोस्तों ये बात बोलते बोलते उसके मुंह में ही अटक जाती है, क्योंकि विजय राघवन ने जोरदार चापर उसके मुंह पर खींच मारा था और अशरफ के जीभ कट के बाहर गिर चुकी थी। वो दर्द से बिलबिलाता हुआ वहीं जमीन पर गिर जाता है। विजय राघवन उसके सीने पर अपना पैर रखता है और जोर का प्रहार उसे सिर पर करता है चापर से
उसके भी सिर के 2 टुकड़े बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों विजय राघवन चारों का सिर काटता है और चारों सिर को दोनों हाथ में 2-2 सिर पकड़े हुए सीधा जाता है थाना। और थाने में पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि हमने अपना बदला ले लिया, अभी आपको जो सजा देना है मुझे दे दीजिए। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय राघवन की हालत देखकर काफ़ी खौफजदा हो जाता है, उसके माथे पर पसीने निकल आते हैं। अब इंस्पेक्टर को यह समझ में आती है कि विजय राघवन ने कंप्लेन क्यों नहीं लिखाया था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो रुमाल निकालता है, अपने सिर का पसीना पोंछता है, विजय राघवन को लॉकअप में डालता है। उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, उसकी पेशी कोर्ट में होती है। जब जज साहब पूछते हैं कि आपको कुछ सफाई में अपना कहना है, विजय राघवन बोलता है नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मेरा भरोसा कानून से उठ गया है। मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपने बहन को न्याय दिलाया है, भले ही न्याय दिलाने में मुझे 4 दिन के वक्त लग गया, क्योंकि गुंडे 4 दिन बाद मुझे मिले थे। अगर उसी वक्त मिल जाते तो फैसला ऑन द स्पॉट उसी मार्केट में कर देता। मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं करना है, आपको जो मर्जी मुझे सजा दीजिए, चाहे आप फांसी दीजिए, उम्र कैद दीजिए या बाइज्जत बरी कीजिए। उसके बाद दोस्तों कटघरे में लक्ष्मी को बुलाया जाता है। लक्ष्मी भी अपनी सारी कहानी रो रो कर जज साहब को बताती है। लेकिन दोस्तों गुनाह तो गुनाह ही होता है, हत्या तो हत्या ही है। जज साहब भी कानून से मजबूर थे। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब बोलते हैं विजय, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। और दोस्तों उसे फांसी तो नहीं देते हैं, लेकिन उम्र कैद जरूर दे देते हैं। विजय राघवन को उम्र कैद हो जाती है। अभी लक्ष्मी उसी चाय की दुकान चलाती है और फल का दुकान चलाती है और अपना गुजर बसर करती है और जेल में अपने भाई को देखने भी जाती है। लेकिन दोस्तों इस घटने के बाद लक्ष्मी को कोई भी नज़र उठा कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोस्तों आपको इस कहानी पर क्या कहना है? क्या विजय राघवन ने सही किया? उसने अपनी बहन को न्याय दिलाकर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।